आज की क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे? आज हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स। आज हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में कौन कौन से इंटीग्रेशन के फॉर्मूला ज्यादा काम आते हैं? काम तो कोई भी आ सकता है, बट ये वाले ही ज्यादातर आते रहते हैं। ठीक है, तो पहले इनको नोट कर लेते हैं। सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। सबसे सिंपल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। अगला कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर है? नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन का क्या होता है? एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये तीन हम लोगों ने पहले भी नोट कर रखा है। यहाँ पे खास बात नोट करना, यहाँ पे खास बात नोट करना कि इसमें एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए। एक्स टू पावर एन डी एक्स में एक्स की एन की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती। एक्स टू पावर एन डी एक्स में एन की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती। ठीक है ना? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन डी एक्स में एन की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती, तो क्या बनता है? एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये क्लियर है सारा कुछ? एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे एन की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती, यहाँ पे एन की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वन अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स ये होता है लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस सी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इसको नोट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ पे काम आते हैं उसके बारे में भी जान लो। ये इंटीग्रेशन कहाँ पे काम आते हैं इसके बारे में भी जान लो तुम। ठीक है ना? ये इंटीग्रेशन काम आते हैं जो तुम फिजिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ोगे। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ये तीन फॉर्मूलाज ही मेनली काम आएंगे। स्टार्टिंग के चैप्टर्स लाइक काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, वहां तक ये तीन चैप्टर्स, ये तीन फॉर्मूला, स्टार्टिंग के तीन फॉर्मूला ही काम आते हैं। ठीक है? एक और कौन सा होता है? काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन। सेंटर ऑफ मास, रोटेशन तक भी यही फॉर्मूले काम आते हैं। ठीक है? जो तुम्हारा फोर्थ फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में बहुत काम आता है। जो वर्क डन निकालते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, वो इसी फॉर्मूला से निकलता है। कौन से पार्ट के लिए? आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल का जो वर्क डन होता है वो इसी तरीके से निकलता है। ठीक है ना? आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन इसी फॉर्मूला से निकलता है, फोर्थ फॉर्मूला से। ठीक है? और फिफ्थ फॉर्मूला जो है, फिफ्थ फॉर्मूला वो ग्रेविटेशन वगैरह में काम आ सकता है। ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में काम आ सकता है। ठीक है? ये सारा कुछ नोट कर लो, ये सारा कुछ नोट कर लो। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स है, तो इनको नोट कर लो। तो ये कौन से चैप्टर में काम आएगा? फोर्थ फॉर्मूला काम आएगा थर्मोडायनेमिक्स में। फोर्थ फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में काम करता है। और फिफ्थ फॉर्मूला जो है तुम्हारा, फिफ्थ फॉर्मूला ये और भी एक दो चैप्टर में आएगा। ऐसे तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर्स में फोर्थ फॉर्मूला आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स रेडियो एक्टिविटी 12th क्लास में होता है, वहां पे काम आता है। और फिफ्थ फॉर्मूला काम आता है ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आता है ये फिफ्थ फॉर्मूला। जब अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो ग्रेविटेशन वगैरह का, तो उसमें ये फॉर्मूला आ जाता है। फील्ड, पोटेंशियल, वो सारा कुछ पढ़ना होता है, तब वहाँ पे ये सारी चीजें काम आ जाती है। ठीक है? इसको पहले नोट कर लो। और ये तीन तो हर जगह काम आएंगे, पहले तीन तो हर जगह काम आएंगे। ठीक है ना? ये सारा कुछ नोट कर लो। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक और खास बात देखते हैं, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ग्राफ में क्या मतलब होता है इंटीग्रेशन करने का, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको यूज कैसे करेंगे। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, उसको यूज कैसे करते हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर द ग्राफ। क्या होता है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? क्या होता है? ये होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ये होता है इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। ये मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हें समझाता हूँ कैसे ऐसा होता है। ठीक है ना? एरिया अंडर द ग्राफ, कुछ एग्जांपल्स जो हमें पहले से पता है उसको हम लोग निकाल के देखते हैं कि उससे ये मैच करता है या नहीं। एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है? एरिया अंडर द ग्राफ, कुछ एग्जांपल्स जो हमें पहले से पता है उससे हम लोग चेक करेंगे कि अब सही है फॉर्मूला या गलत है फॉर्मूला। एरिया अंडर द ग्राफ, तो आओ देखते हैं। ठीक है? स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सपोज करो किससे स्टार्ट किया जाए। मान लो सबसे सिंपल करते हैं, y इक्वल्स टू कांस्टेंट। मान लो y इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? y इक्वल्स टू 5 लिखा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू 5। y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ कैसा होगा मुझे ये बताओ पहले। y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ कैसा होगा? तो x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ कैसा होगा? 5 वैल्यू यहाँ पे आएगी, 5 वैल्यू आएगी। x की जो भी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू हमेशा 5 होगी। x की वैल्यू x की वैल्यू जो भी मर्जी तुम चेंज करते हो, y की वैल्यू हमेशा 5 आने वाली है। तो ये होता है पैरेलल टू, ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y इक्वल्स टू कांस्टेंट ग्राफ होता है, लिख लो y इक्वल्स टू कांस्टेंट ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
y इक्वल्स टू कांस्टेंट, ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल्स टू कांस्टेंट ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल्स टू कांस्टेंट जहां भी है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्राफ होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल्स टू कांस्टेंट ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल्स टू कांस्टेंट ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब बोला कि फाइंड द, अब अगर मान लो ये निकालना चाहता है कोई बंदा, ये निकालना चाहता है, वो निकालना चाहता है 5dx, क्या निकालना चाहता है 5dx का, 5dx का इंटीग्रेशन, dy नहीं 5dx, क्या 5dx का इंटीग्रेशन निकालना चाहता है, क्या निकालना चाहता है बंदा 5dx का इंटीग्रेशन निकालना चाहता है, 5dx का इंटीग्रेशन को निकालना चाहता है, और लिमिट्स बता रखी है, लिमिट्स बता रखी है 1 से लेके 4 तक, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक बता रखी है 1 से लेके 4 तक, लिमिट्स बता रखी है 1 से 4 तक, x की वैल्यू कहाँ से चेंज हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेकर 4 तक, x की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेकर 4 तक, समझ आ गई बात, x की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेकर 4 तक, तो हम लोग दो अलग अलग चीजें निकालेंगे फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेकर 4 तक, तो ये डॉटेड बना देते हैं, डॉटेड ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, x की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेकर 4 तक, देन x की वैल्यू चेंज हो गई 1 से लेकर 4 तक, तो ये हमारा x, ये ग्राफ हो गया, ये शेडेड एरिया बन गया, इस ग्राफ के अंदर इतना एरिया आ गया, इस ग्राफ के अंदर इतना एरिया आ गया, ठीक है ना। इसका एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होगा इसका, इसका जो एरिया आएगा, एरिया की वैल्यू क्या होती है, एरिया, शेप क्या बन रहा है यहाँ पे, शेप बन रहा है रेक्टेंगल, शेप कैसा बन रहा है, शेप बन रहा है रेक्टेंगल, यहाँ पे शेप बन रहा है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू, या 4 और 1 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 4 और 1 के बीच में 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है, ये 5 है, 4 माइनस 1 इंटू 5, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 15 यूनिट्स, 15 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया 5, एरिया कितना आया, एरिया आया 5, ठीक है ना, एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया 5, एरिया निकाल लिया 5 हमने, अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया निकाल लिया 5, अब इंटीग्रेशन करके देखते हैं इंटीग्रेशन से क्या आता है, इंटीग्रेशन कैसे करते हो, आता है इंटीग्रेशन करना, या इंटीग्रेशन पता है कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करके देखते हैं, ये इंटीग्रेशन करना आता है, इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx, 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक, ठीक है ना। dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, dx की इंटीग्रेशन होती है x, dx की इंटीग्रेशन होती है x, x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होनी है, x की वैल्यू चेंज होनी है 1 से लेके 4 तक, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 होल इंटू 4 माइनस 1, बिकॉज लिमिट्स माइनस करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 4 माइनस 1, क्या आ गई वैल्यू, इसकी वैल्यू भी आ गई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 15 आ गई, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, दोनों की वैल्यू 50, दोनों की वैल्यू मैच कर गई, यहाँ पे दोनों की वैल्यू मैच कर गई, तो इससे प्रूव होता है कि क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर द ग्राफ। मैं और एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ, इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर द ग्राफ, जहां पे इंटीग्रेशन करना होता है मतलब एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होता है, इंटीग्रेशन निकालने का इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, क्लियर है बात, जहां पे इंटीग्रेट करना है मतलब फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, इंटीग्रेशन मतलब फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। आओ देखते हैं फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, इसके और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, पहले एक एग्जांपल और मैं करता हूँ, सिंपल जो तुम्हें आता होगा, जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स तुम्हें आते हैं पहले मैं उससे करवा के तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तुम्हें y इक्वल्स टू x का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसा होगा, आता है ड्रॉ करना y इक्वल्स टू x का ग्राफ, y इक्वल्स टू x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक्जैक्टली 45 डिग्री पे ये इसके बीच से क्रॉस करता है, ओरिजिन से होता हुआ क्रॉस करता है 45 डिग्री पे, तो ये होता है y इक्वल्स टू x का ग्राफ, ये होता है y इक्वल्स टू x का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि हमने जो पॉइंट्स मान रखे हैं, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में बोला फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx, क्या बोला इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx बोलेंगे तो क्या करेंगे, हमने y इक्वल्स टू x का ग्राफ प्लॉट करना होगा, अगर x dx बोलेंगे तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन बोला 2 से लेके 5 तक, इंटीग्रेशन बोला 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक क्या हो जाएगा, ये 2 से लेके 5 तक ये होगा पार्ट, टू से 5 तक ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, 2 से 5 तक ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अब ये एरिया कौन सा, एरिया को शेड कर देते हैं, एरिया को शेड कर देते हैं, एरिया कौन सा बना हमारा, एरिया हमारा ये वाला एरिया बना,
ये शेडेड एरिया हमारे पास आ रहा है इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर कौन सा एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है। इस शेप को क्या बोलते हैं, शेप को हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं शेप को, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, शेप को हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम। आ गया समझ? शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, शेप को हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम। इसका एरिया निकालना आता है, इसका एरिया का फॉर्मूला नोट कर लो, इसका एरिया का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज काइनेमेटिक्स के बहुत सारे ग्राफ ट्रेपीजियम बनते हैं, काइनेमेटिक्स में बहुत सारे ग्राफ ट्रेपीजियम बनते हैं, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला। पैरेलल साइड्स कौन से हैं, पैरेलल साइड्स कौन से, ये वाले पैरेलल साइड्स, ये वाले पैरेलल साइड्स जो पहले डॉटेड रखा था ना, ये डॉटेड साइड्स जो थे जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है वो वाले पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड्स, ये दोनों कैसे साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड्स, ये साइड और ये साइड, ये दोनों पैरेलल साइड्स। समझ आ रहा है? रेड से जो मार्क किया वो कैसा साइड है, उस दोनों साइड्स पैरेलल साइड्स, रेड वाले साइड्स जो है पैरेलल साइड्स है, बीच में शेडेड एरिया मार्क कर रखा है, रेड वाले साइड्स जो है पैरेलल साइड्स है, ठीक है। पैरेलल साइड्स की वैल्यू कितनी कितनी है, एक की वैल्यू 5, एक की वैल्यू, एक की लेंथ 5, एक की लेंथ 5 है, एक की लेंथ 5 है, एक की लेंथ ऐसे 5 आ रही है, एक की लेंथ 5 है, एक की लेंथ 2 है, एक की लेंथ 5 है, एक की लेंथ 2 है। क्या हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 5, तो 2 + 5 हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन से, 2 साइड्स, एक 5 है, एक का लेंथ 2 है, एक का लेंथ 5 है, 2 + 5 हो गया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट कितना है, हाइट इनके बीच में गैप है, हाइट मतलब 2 और 5 के बीच में गैप कितना है, 3, गैप कितना है 3, तो ये जो गैप है ये 3, ये जो गैप है ये 3 है। मैं किसी और कलर पेन से मार्क कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो डायग्राम। तो ये है 2 और 5 के बीच में ये जो गैप है, ये गैप है हाइट। गैप मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। हाइट क्या होता है, हाइट होता है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स की डिस्टेंस वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हाफ इंटू, ये आ गया हाफ इंटू 7 इंटू 3, क्या आ गया, ये आ गया हाफ इंटू 7 इंटू 3, वैल्यू आ गई 21/2। क्या वैल्यू आ गई इसकी, वैल्यू आ गई 21/2। कर लिया नोट। अब इसको इंटीग्रेशन को करते हैं, अब देखते हैं इंटीग्रेशन से क्या आंसर आता है। ये हमने कर लिया, ये एरिया निकाल लिया हमने क्या निकाला, हमने एरिया निकाल लिया। अब देखते हैं इंटीग्रेशन से क्या बनता है। इंटीग्रेशन करके देखो x dx से क्या होता है, x dx का होता है x²/2, x dx का होता है x²/2। इंटीग्रेशन में x dx से क्या होता है x²/2, तो लिमिट्स डालेंगे 2 और 5, लिमिट्स डालेंगे 2 और 5। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2 का स्क्वायर। अपर लिमिट डालेंगे तो 5 का स्क्वायर, लोअर लिमिट डालेंगे तो 2 का स्क्वायर, होल अपॉन कितना है, होल अपॉन 2 है। अपर लिमिट डालेंगे तो 5 का स्क्वायर, लोअर लिमिट डालेंगे 2 तो मतलब 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, 25 माइनस 4/2, तो क्या वैल्यू आई, फिर से वैल्यू कितनी आ गई, फिर से वैल्यू आ गई 21/2। तो यानी हमने जो पढ़ा था वो सही था, जो हमने पढ़ा था वो थ्योरी बिल्कुल सही था, ठीक है। समझ आ गई बात, ये कंपैरिजन क्लियर हो गया। ये सारा कुछ क्लियर हो गया। 21/2 दोनों ही तरीके से हमारा आंसर सेम आ रहा है, दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आ रहा है 21/2, दोनों ही तरीकों से हमारा आंसर सेम आ रहा है 21/2। सबको क्लियर है? तो इसे प्रूव हो गया। इसे क्या प्रूव कर दिया हमने, हमने प्रूव कर दिया कि इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर द ग्राफ। क्या प्रूव कर दिया हमने, प्रूव कर दिया कि इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर द ग्राफ। आ गया समझ? इससे हमने प्रूव कर दिया कि इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर द ग्राफ। बात समझ आ गई? इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर द ग्राफ। इसकी यूज कहाँ कहाँ फिजिक्स के अंदर आती है, पहले ये नोट करते हैं, फिजिक्स में ये अप्लाई कहाँ होगा। इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर द ग्राफ समझ आ गया। अब देखते हैं एप्लीकेशंस इन फिजिक्स। इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है फिजिक्स के अंदर। एप्लीकेशंस इन फिजिक्स, एप्लीकेशंस इन फिजिक्स देख लेते हैं। एप्लीकेशंस इन फिजिक्स देख लेते हैं, एप्लीकेशंस इन फिजिक्स देख लेते हैं। जितने भी रेट ऑफ चेंज वाले थे ना, उन सबको एक बार दोबारा रिविजिट करते हैं। जो रेट ऑफ चेंज हमने पढ़ा था वो सबको एक बार फिर से रिविजिट करते हैं,
पहला कौन सा रेट ऑफ चेंज था? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता है कोई बंदा, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता है तो क्या करना होगा उसको? उसको इंटीग्रेट करना होगा वी डी टी को। कोई बंदा अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता है तो क्या करना होगा? उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा वी डी टी को, ठीक है। ये होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा? एरिया अंडर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया अंडर इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया अंडर इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हो जाएगा एरिया अंडर वेलोसिटी, बिकॉज यहाँ v और dt है, क्या v dt है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर है, कैसे क्या समझ आया? कुछ नहीं आया तो मैं फिर दिखाता हूँ कैसे होता है। dx क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? dx इक्वल टू वी डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा dx इक्वल टू वी डी टी। फिर बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दिया, बोथ साइड्स को इंटीग्रेट किया तो क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अभी जो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट उसको लगाया तो क्या बन गया? इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर द ग्राफ, इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर द ग्राफ। तो इस तरीके से ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, मतलब होता है एरिया अंडर द वी टी ग्राफ, ठीक है। सेकंड देखते हैं एग्जांपल, और क्लियर होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। क्या बन जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? dv इक्वल्स टू a dt। क्या आ जाएगा? dv इक्वल्स टू a dt, dv इक्वल्स टू a dt। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है v माइनस वी नॉट, या v माइनस यू बोल सकते हैं। इसके क्या होता है? ये होता है v माइनस यू, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है? v माइनस यू, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। v माइनस यू होता है चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर। अब कौन सा ग्राफ है? एक्सेलरेशन और टाइम। इंटीग्रेट कर रहा है एक्सेलरेशन को टाइम का, इंटीग्रेट कर रहा है एक्सेलरेशन को टाइम के साथ, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया अंडर ए टी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है एरिया अंडर, चेंज इन वेलोसिटी होता है इक्वल टू एरिया अंडर चेंज इन वेलोसिटी होता है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चेंज इन वेलोसिटी होता है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चेंज इन वेलोसिटी होता है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। नोट कर लो इसको। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चेंज इन वेलोसिटी होता है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट हो गया एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चेंज इन वेलोसिटी हो गया एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये नोट कर लिया। आओ और एक कुछ चीजें देखते हैं। ये वाली जो कॉमन चीजें, ये कॉमन चीजें ये हर किसी को पता होता है, ये कॉमन चीजें ये हर किसी को पता होता है, ये कॉमन चीजें ये सबको पता होता है। बट जो थोड़े एक्स्ट्रा, जो एक्सेप्शनल वाले हैं वो तुम सीख लो। जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो सीख लो, बिकॉज वो एग्जाम में कभी भी आ सकता है। जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो सीख लो, वो एग्जाम के तो कोई नहीं पूछे, सिंपल हो गया, तो बहुत सिंपल हो गया, सबको आता है ये चीज। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करते हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता, जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है उन चीजों को देखते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास? थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। 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 तो क्या बन जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा dp इक्वल्स टू एफ डी टी। dp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dp इक्वल्स टू एफ डी टी हो जाएगा। अब अगर इंटीग्रेशन ऑफ dp करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या हो जाएगा? ये मिलेगा चेंज इन मोमेंटम। इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या मिलता है? ये मिलता है चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू एफ डी टी। चेंज इन मोमेंटम का एक नाम होता है, चेंज इन मोमेंटम का नाम होता है, इसको बोलते हैं इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम का नाम होता है, इसको बोलते हैं इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम का नाम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो ये होता है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या हो सकता है? इम्पल्स होता है एरिया अंडर, इम्पल्स होता है एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। इम्पल्स होता है एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। इम्पल्स होता है एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये याद रखना है, इम्पल्स होता है एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये आ सकता है, ये किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। तुम्हारे पास ग्राफ कौन सा मिलेगा? ग्राफ मिल जाएगा तुम्हें, फोर्स टाइम ग्राफ मिल जाएगा, बोलेगा फाइंड इम्पल्स। फोर्स टाइम ग्राफ देकर तुमसे पूछेंगे फाइंड इम्पल्स, तो क्या करना होगा? एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होगा।
अगर फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है और इम्पल्स निकालना है, अगर फोर्स टाइम ग्राफ से इम्पल्स निकालना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होगा। अगर तुम्हें फोर्स टाइम ग्राफ से इम्पल्स निकालना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होगा। क्लियर है? अगर तुम्हें फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ से इम्पल्स निकालना है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ से इम्पल्स निकालना है, तुम्हें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होगा। तो ये नोट कर लो, अगर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ से क्या निकालना है, इम्पल्स निकालना है, तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होता है। ये छोटे छोटे मैथमेटिकल ट्रिक्स में ही सारा कुछ छिपा है, जो एग्जाम्स में लोग नहीं कर पाते, वो इसी कारण से नहीं कर पाते, बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी सी कम होती है, ठीक है ना, इस कारण से वो नहीं कर पाते। तो ये नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ केस, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या हो जाएगा? फोर्थ केस हो जाएगा, फोर्थ केस देखते हैं वर्क डन। फोर्थ केस देखते हैं वर्क डन। ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, वर्क डन होता है एफ डी एक्स, ठीक है ना। ये होता है वर्क डन, क्या है? वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। ये फॉर्मूला है फॉर वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। जब भी फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क डन ऐसे निकालना होता है। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स इस तरीके से निकलता है, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स इस फॉर्मूले से निकलता है, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स इस फॉर्मूले से निकलता है, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स इस फॉर्मूले से निकलता है, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स इस फॉर्मूले से निकलता है, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। क्या हो जाएगा? इसका मतलब हुआ कि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया अंडर, ये हो जाएगा एरिया अंडर एफ वर्सेस एक्स ग्राफ। फोर्स एंड पोजीशन का ग्राफ प्लॉट हुआ होगा तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो वर्क डन होगा। फोर्स एंड पोजीशन का ग्राफ अगर दिया है तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन मिलता है, ठीक है, फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ। तो वर्क डन इज द एरिया अंडर फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ, वर्क डन इज द एरिया अंडर फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ, वर्क डन इज द एरिया अंडर फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ। फोर्स वर्सेस पोजीशन या फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होगा वो हो जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ, हो जाएगा वर्क डन। एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्क डन। ये याद रखना, ये होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कौन सा होता है? ये होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एनसीईआरटी के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो इस पे एक क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया हुआ है, एरिया अंडर द ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के अंदर। किसमें? वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। ये इस पे क्वेश्चन तुम्हारा आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऑलरेडी दे रखा है और पास्ट ईयर्स में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और आते हैं अब नेक्स्ट लिखते हैं फिफ्थ फार्मूला क्या है। फिफ्थ फार्मूला हो जाएगा हमारे पास पावर इक्वल्स टू क्या होता है? पावर इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क डीवी अपॉन डीडब्ल्यू अपॉन डी टी। पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क डीडब्ल्यू अपॉन डी टी। तो डीडब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो सकता है? डीडब्ल्यू इक्वल्स टू हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। डीडब्ल्यू इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया अंडर, ये वर्क डन जो आएगा वर्क डन आ जाएगा इक्वल्स टू एरिया अंडर, वर्क डन हो जाएगा इक्वल टू एरिया अंडर, इक्वल्स टू एरिया अंडर वर्क डन इक्वल्स टू एरिया अंडर पावर, एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम ग्राफ। तो तुम देख रहे हो इंटीग्रेशन कितना काम आता है फिजिक्स में। पूरी फिजिक्स डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से ही बनी हुई है, पूरी फिजिक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही बनी हुई है, ठीक है ना। एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट भी है बट मैं वो बोलूंगा नहीं अभी तुम्हारे सामने। बहुत कुछ मान लो अगर हम लोग कभी पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, सिलेबस के एंडिंग में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, जब टाइम बचेगा हमारे पास तब मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट बताऊंगा। वो स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना। बहुत बड़े मैथमेटिशियंस ने कहा है इसके बारे में, फिजिक्स के बारे में कहा है, वो मैं तुम्हें कहीं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ये नोट कर लिया। पावर इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। वर्क इक्वल्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, तो वो हो जाएगा एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम ग्राफ। ये क्लियर हो गया, ये फिफ्थ फार्मूला हो गया। चलो सिक्स्थ फार्मूला यहीं भी कर देता हूँ। सिक्स्थ फार्मूला क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या बन जाएगा? टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टाउ इक्वल्स टू डीएल अपॉन डी टी। टॉर्क इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा डीएल इक्वल्स टू टाउ डी टी। डीएल इक्वल्स टू टाउ डी टी, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय टाइम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है।
ये हो गया एरिया अंडर टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ। ये क्या हो गया? ये हो गया एरिया अंडर टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ। ये हो जाएगा एरिया अंडर टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ। एरिया अंडर, ये आ गया एरिया अंडर टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ। एरिया अंडर टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ, ये याद रखना। ये होता है एरिया अंडर टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ, ये याद रखना। और एक और खास बात याद रखना, एक और खास बात याद रखना कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का एक नाम भी होता है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का एक नाम होता है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का एक नाम होता है। कोई डार्क कलर का पेन यूज कर लेता हूँ। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का एक नाम होता है, इसका नाम होता है डेल्टा एल का नाम होता है, इसको बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं डेल्टा एल को क्या बोलते हैं? डेल्टा एल को बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। डेल्टा एल को बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। तो जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे होते हैं। फाइंड द एंगुलर इम्पल्स। ग्राफ कौन सा दिया? ग्राफ दिया टॉर्क वर्सेस टाइम। ग्राफ बता दिया टॉर्क वर्सेस टाइम और बोला फाइंड द एंगुलर इम्पल्स। तो 90% स्टूडेंट्स जो सिंपल अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन या नॉर्मल अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। 90% स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा कि इसमें करना क्या है। ग्राफ दे दिया टॉर्क वर्सेस टाइम और पूछा कि फाइंड द एंगुलर इम्पल्स। इसमें करना क्या होता है? इसमें करना होता है एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होता है। क्या करना होता है? एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होता है। इस कॉन्सेप्ट से तुम किसी भी इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। किसी भी ऐसे क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो जहां पे इंटीग्रेशन से बेस्ड रिजल्ट आती है और एरिया अंडर द ग्राफ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये तुम अब कभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीजें तुम अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? कहीं कोई डाउट? एक और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ जो कि फिजिक्स में केमिस्ट्री में दोनों में काम आता है। एक रिजल्ट है जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में काम आता है। वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट है वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। ये तुम लोगों ने देखा होगा, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। 11th क्लास जो स्टूडेंट ने पढ़ रखा है तो उनको पता होता है वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। वेरिएबल कहाँ से कहाँ होता है? वॉल्यूम इनिशियल से वॉल्यूम फाइनल। ये होता है इक्वल टू एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। वर्क डन कैसे निकलता है? ये होता है एरिया अंडर पी वर्सेस बी ग्राफ। एरिया अंडर पी वर्सेस बी ग्राफ। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि हम लोगों ने इतना टाइम क्यों लगाया, हम लोगों ने इतना टाइम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्यों लगाया। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा। अगर ये टाइम हम लोग कैलकुलस पे नहीं लगाएंगे, अगर हम लोग कैलकुलस को नहीं सीखेंगे तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा। जल्दबाजी में अगर सिलेबस स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें हर टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी। बट अगर तुमने कैलकुलस अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तुम्हें हर टॉपिक बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर तुमने कैलकुलस स्ट्रॉन्ग किया तुम्हारे लिए हर टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तुम्हें बहुत बेसिकली समझ आएगा कि क्या करना है, क्यों करना है। कोई नई वैरायटी क्वेश्चन की आगे तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई नई वैरायटी क्वेश्चन की मिल गई तो तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। याद रहना कोई जरूरी नहीं है, तुम्हें याद रहना कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें मैथमेटिक्स आता है तो तुम खुद कुछ कोई से भी नए क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स आता है तो तुम कोई से भी नए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस कारण से मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मैथमेटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो। तुम्हारे मैथमेटिकल स्किल्स पहले स्ट्रांग हो जाए, फिर हम लोग फिजिक्स तो बहुत आराम से कर सकते हैं। जितना मैंने आज करवा दिया इस सबको अगर इकट्ठा कर देंगे तो ये बहुत सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तुम्हारे इसी के साथ साथ। अब हर टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा काम कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर हर टॉपिक में मैं पढ़ाता रहूंगा तो मेरा काम 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है ना? बट अगर मैं इकट्ठा एक बार तुम्हें कैलकुलस समझा दूंगा तो मेरा काम आसान हो गया, मेरे लिए समझाना आसान हो गया। अब मुझे 10 बार आधा घंटा नहीं समझाना पड़ेगा, मुझे एक ही बार 20-25 मिनट से मैं समझा दूंगा कि कैसे क्या करना होता है। ठीक है ना? अगर मैं सबको अलग अलग समझाऊंगा तो हर टॉपिक मुझे फिर से आधा घंटा समझाना पड़ेगा, क्यों ग्राफ होता है, क्यों इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है। बट एक बार इंटीग्रेशन समझ आ गया तो तुम्हारा काम काफी ईजी हो जाता है। ये सारा कुछ क्लियर हो गया? फिजिक्स में कैलकुलस कहाँ काम आता है क्लियर हो गया तुम्हें? फिजिक्स में केमिस्ट्री में कैलकुलस बहुत काम आता है, तो इसको समझ लो। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। चलो, इन सब के साथ आज की क्लास, बस आज की क्लास तक हम लोग करते हैं कैलकुलस। आज की क्लास तक हम लोग कैलकुलस करेंगे। बहुत से बहुत वर्स्ट केस एक क्लास और, इससे ज्यादा कैलकुलस नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग एक्चुअल फिजिक्स के टॉपिक्स में आ जाएंगे। ठीक है ना? वर्स्ट से वर्स्ट केस एक क्लास और, इससे ज्यादा नहीं करते। ठीक है, चलो। तो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लिया, हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लिया, हमने एरिया अंडर द ग्राफ को समझ लिया। हमने क्या समझा? एरिया अंडर द ग्राफ को समझ लिया। ठीक है, अब एरिया अंडर द ग्राफ के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन और कर सकते हैं, बट वो थोड़ा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा अवॉइड करना चाह रहा था। चलो एक दो रिजल्ट और करते हैं, कुछ सम मोर रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन, सम मोर रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो काम आ सकते हैं। ठीक है ना? उसको कर लेते हैं, सम मोर रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन।
some more results of integration, some more results of integration. Some more results of integration. ठीक है, कुछ और रिजल्ट्स हम लोग नोट कर, फॉर्मूला कुछ फॉर्मूला है बेसिकली, कुछ फॉर्मूला और हम लोग नोट कर लेते हैं। मान लो एक तुम्हें ऐसा कुछ दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस कुछ कांस्टेंट k बोल दिया और इसको dx के साथ इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस k dx। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है इक्वल्स टू होता है log ऑफ, इक्वल्स टू होता है log ऑफ x प्लस k, इक्वल्स टू होता है log ऑफ x प्लस k प्लस c, इक्वल्स टू होता है log ऑफ x प्लस k प्लस c। क्लियर है? ये हो जाता है इंटीग्रेशन का रिजल्ट। क्या था इसका? रिजल्ट आता है log ऑफ x प्लस k प्लस c, और यहाँ बेस क्या होगा? बेस में होगा e, बेस में होगा e, log ऑफ x प्लस k प्लस c, और बेस में आ जाएगा e। बेस में क्या आ जाएगा? बेस में आ जाएगा e, ये x से फर्स्ट टर्म x से सेकंड टर्म k, ठीक है ना, log ऑफ x प्लस k प्लस c। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। अगर मान लो कि कहीं पे ऐसा बोला है, कहीं पे मान लो ऐसा बोला है कि 2x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है? 2x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना है। इसका जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट होगा log ऑफ 2x प्लस 5, इसका रिजल्ट आएगा log ऑफ 2x प्लस 5 प्लस c। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये समझना। x इज मल्टीप्लाइड बाई 2x, x इज मल्टीप्लाइड बाई 2, x इज मल्टीप्लाइड बाई 2, उस नंबर से यहाँ डिवाइड करना, जिस नंबर से x को मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ डिवाइड करना होता है। log 2x प्लस 5 अपॉन 2 प्लस c करना होगा, ठीक है। जब भी x इज रिप्लेस्ड बाई सम कांस्टेंट, अगर x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, x इज मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर, मान लो 3, 4, 5 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो अगर ax लिख दिया, ठीक है ना, अगर x से ax यूज किया, x से अगर ax यूज किया तो तुम्हें a से डिवाइड करना, डिवाइड द रिजल्ट बाई a। क्या करना होगा? हमें डिवाइड द रिजल्ट बाई a, ये हमें करना होता है। अगर x से अगर ax लिखा, अगर x से ax लिखा तो हमें क्या करना है? हमें डिवाइड करना है रिजल्ट बाई a, तो डिवाइड द रिजल्ट बाई a, डिवाइड द रिजल्ट बाई a। हमने क्या करना है? हमने डिवाइड करना है रिजल्ट को बाई a, डिवाइड रिजल्ट बाई। आ गया समझ? अगर हमारे पास x की जगह ax, अगर हमारे पास x की जगह ax है तो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, हमने सिंपली इंटीग्रेट करना है, फिर रिजल्ट को हमने डिवाइड करना है बाई a। हमने सिंपली इंटीग्रेट करना है, फिर रिजल्ट को डिवाइड करना है बाई a। करवाता हूँ ऐसे कुछ क्वेश्चंस में, इसको नोट कर लो, फिर ऐसे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग आज। और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कुछ पार्ट है, मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट है, वो भी कुछ समझा देता हूँ तुम्हें। उसके बाद हम लोग एंड करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम कर लेंगे तो हमारा कैलकुलस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलस वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम लास्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलस के अंदर। हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, डिफरेंशिएशन के 5-6 क्लासेस में किया हमने डिफरेंशिएशन। उसमें हम लोगों ने क्या कवर किया? हमने पैरामेट्रिक फॉर्म किया, हमने अलजेब्राइक फंक्शन किया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन किया, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया, ठीक है ना। हमने बहुत सारे फंक्शन से कर लिए। इसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों ने क्या किया? इंटीग्रेशन के हमने सारे फॉर्मूलेस पढ़ लिए, सारे फॉर्मूलेस पढ़ लिए इंटीग्रेशन के हमने। और फॉर्मूले पढ़ने के बाद हमने क्या किया? फॉर्मूले पढ़ने के बाद हम लोगों ने आज एरिया अंडर द ग्राफ समझ लिया। क्या समझा? कि इंटीग्रेशन ही एरिया अंडर द ग्राफ होता है, इंटीग्रेशन ही एरिया अंडर द ग्राफ होता है। ये समझ लिया हम लोगों ने कि इंटीग्रेशन ही एरिया अंडर द ग्राफ होता है, ठीक है। समझ आ गई बात? अब सम मोर रिजल्ट्स और उसके एग्जांपल्स करते हैं, सम मोर रिजल्ट्स और उसके एग्जांपल्स करके देखते हैं, ठीक है। कुछ इंटीग्रेशन करके दिखाओ, कुछ इंटीग्रेशन करके दिखाओ, क्वेश्चंस करो कुछ सॉल्व। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 7 dx। इसका आंसर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 7 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ये दो क्वेश्चंस एक्चुअली एक साथ कंबाइन कर रखा है, तो क्या बन जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा x to the power 4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा x to the power 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या आएगा वो देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 2x प्लस 7, log ऑफ 2x प्लस 7 होल अपॉन 2, log ऑफ 2x प्लस 7 होल अपॉन 2 प्लस। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है।
अब और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो कहीं पे बोल रखा है साइन ऑफ 4t साइन 4t प्लस साइन 4t प्लस साइन 4t प्लस, और जो तुम्हारे पास टर्म बता रखा है, बता सपोज करो तुम्हारे पास टर्म बता रखा है तुम्हें 1/90 माइनस 4, 1/90 माइनस 4। इस पूरे को इंटीग्रेट करना है विद dt, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है विद dt। कर सकते हो, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है विद dt, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है विद dt। तो नोट करो कैसे इंटीग्रेट होगा ये, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको। अब इन दोनों पोर्शंस को अलग अलग से करना होगा, दोनों पोर्शंस को अलग अलग से करना होगा। पहला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4t, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4t dt फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, सेकेंड पार्ट में होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/9t माइनस 4 और ये dt। ठीक है, ये दो पार्ट्स में आ गया हमारे पास। साइन के एक्स का फॉर्मूला याद, साइन के एक्स का फॉर्मूला याद क्या होता है, साइन के एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस, साइन के एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस के एक्स अपॉन के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4t/4 माइनस कॉस के एक्स अपॉन के, यानी माइनस कॉस 4t/4। यहाँ के की जगह 4 है, t एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स की जगह पे t है हमारे पास, फॉर्मूला में क्या एक्स की जगह पे t है हमारे पास, इस क्वेश्चन में एक्स की जगह हमारे पास t है। ठीक है, अगले टर्म का क्या हो जाएगा, अगले टर्म का आ जाएगा 1/90 माइनस 4 का क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा लॉग, इसका बन जाएगा लॉग ब्रैकेट में 90 माइनस 4/9 प्लस अपॉन 9 प्लस c। तो इसको नोट कर लो, लॉग 90 माइनस 4/9 प्लस c। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं तुम्हें एक और फॉर्मूला करवाता हूँ, एक और फॉर्मूला तुम्हें नेक्स्ट में करवाता हूँ। एक और फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल टू द पावर n dx, ax प्लस बी होल टू द पावर n dx। ऐसा क्या बनता है, इसका फॉर्मूला का रिजल्ट आता है ax प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये पूरा इक्वल टू रिजल्ट आता है इक्वल टू 1/a मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा। इसको नोट कर लो, ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और a से भी डिवाइड होता है। ठीक है ना, ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और साथ में 1/a से वो मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी कि a से डिवाइड, 1/a से मल्टीप्लाई मतलब a से डिवाइड। समझ आ गई बात। क्वेश्चंस करके देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करके देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करके देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, मान लो क्वेश्चन है 3x माइनस 5 होल टू द पावर 7 प्लस 1/x। इसको इंटीग्रेट करना है विद dx, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। आगे समझ, तो ये क्या आ जाएगा, ये दो अलग अलग पार्ट्स में आ जाएंगे, ये दो अलग अलग पार्ट्स में इंटीग्रेशन हो जाएगा। फर्स्ट पहले पोर्शन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा 3x माइनस 5 रेज टू द पावर 7 dx प्लस 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आगे समझ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड को हल्का शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे, रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3, साथ में क्या आ जाएगा 3x माइनस 5 रेज टू द पावर 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 क्या होता है 8, 7 प्लस 1 हो गया 8, अपॉन क्या फिर 7 प्लस 1 अपॉन में भी 7 प्लस 1 यानी कि 8, 1/x dx का क्या होता है, इसका होता है log x, 1/x dx का होता है log x। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। और एक खास बात का ध्यान रखना कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स, अगर इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं डाला तो मतलब कि कौन सा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यहाँ पे प्लस सी, लास्ट में प्लस सी भी आएगा, इन सब में लास्ट में प्लस सी भी आएगा। जहां पे लिमिट्स नहीं डाला, अगर लिमिट्स नहीं डाला इसका मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब वहां प्लस सी आएगा। जहां पे लिमिट्स नहीं डाला गया वहां पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब वहां प्लस सी आएगा। ठीक है, जहां पे लिमिट्स नहीं डाला इसका मतलब क्या होता है, अगर लिमिट्स नहीं डाला इसका मतलब होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसका मतलब प्लस सी आएगा। ठीक है, अगर लिमिट्स नहीं डाला है तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वहां प्लस सी जरूर आएगा। ठीक है,
तो ये नोट कर लो सारा कुछ, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही तुम्हें? ये सारी बातें नोट कर लो। अब जैसे क्वेश्चंस होते हैं, कई बच्चों को इसमें काफी प्रॉब्लम्स आती है, तो चलो एक बार देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इस क्वेश्चन में कई लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, तुम लोग करके दिखाओ ये क्वेश्चन। बहुत लोग इस क्वेश्चन में काफी मिस्टेक कर देते हैं, तुम उसको करके दिखाओ। इसका क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए, तुम लोग ट्राई करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन थ्री माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन थ्री माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन थ्री माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन थ्री माइनस एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये आ जाएगा लॉग ऑफ थ्री माइनस एक्स, ये हो जाएगा लॉग ऑफ थ्री माइनस एक्स। और खास बात क्या है? खास बात यहाँ पर है, एक्स की जगह यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स है, मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा माइनस वन से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड, किससे डिवाइड करते हैं? डिवाइड करते हैं हम लोग बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या? माइनस वन है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। कोफिशिएंट जो से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स से हम लोग उसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं। हम लोग डिवाइड करते हैं बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हम लोग डिवाइड करते हैं बाई कोफिशिएंट ऑफ, हम लोग डिवाइड करते हैं बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो तुम्हारा इंटीग्रेशन इस लेवल पे ऑलमोस्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। 11th क्लास के लेवल से तुम्हारा बहुत अच्छा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। इस लेवल पे बहुत कम इंस्टीट्यूट, कोई इंस्टीट्यूट इस लेवल पे जाता नहीं एक्चुअली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह में। तो ये अगर तुमने कवर कर लिया तो तुम्हारे बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट से भी बेटर तुम्हारा कंप्लीट हो गया कैलकुलस का पार्ट। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स तुम्हारी बाकी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से भी काफी अच्छा हो गया ये, ठीक है ना? बस तुम्हें प्रैक्टिस करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तुम्हें प्रैक्टिस करके इसको स्ट्रॉन्ग करना है। जितनी थ्योरी तुमने कवर कर ली, इतनी थ्योरी कहीं भी कवर नहीं होती, इतनी थ्योरी किसी भी इंस्टीट्यूट में कवर नहीं होती, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तुम कहीं भी ढूंढ के देख लेना, कोई भी स्टूडेंट तुम्हारे जान पहचान में, उसे पूछ लेना कि किसी भी इंस्टीट्यूट में फिटजी, एलन, आकाश, कहीं भी ऐसे नहीं कवर होता, ठीक है? तो ये नोट कर लो। अब इसके बाद ठीक है, ये सारा कुछ कवर हो गया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नाम के एक टॉपिक होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। लेकिन उस टॉपिक को मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अभी डिले करते हैं, उसको अभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, उसको बाद में करेंगे। वो टॉपिक अभी तो समझ आना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो उससे पहले बाकी सारे हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर देते हैं। कैलकुलस करके हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अलग से पढ़ा दूंगा तुम्हें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अलग से पढ़ाऊंगा। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचेंगे तब हम लोग उसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना? अभी हम लोग उसको नहीं करते, जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग उसको पढ़ लेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है? तो हम लोग इसके बाद कर सकते हैं जो आज की क्लास में पॉसिबल है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द ग्राफ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं छेड़ते हैं, थोड़े ग्राफ्स सीख लेते हैं, ठीक है? थोड़े ग्राफ्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत कर लेते हैं। क्या करते हैं आज हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ बेसिक ग्राफ्स करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ग्राफ्स आते हैं, तो हम लोग कुछ बेसिक ग्राफ्स कर लेते हैं, ठीक है ना? कुछ बेसिक ग्राफ्स कर लेते हैं आज कर लेते हैं कुछ बेसिक ग्राफ्स, सम बेसिक ग्राफ्स। ये ग्राफ्स तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए, सम बेसिक ग्राफ्स तुम्हें ग्राफ्स ड्रॉ करने आने चाहिए। तो आज हम लोग कर लेते हैं सम बेसिक ग्राफ्स, सम बेसिक ग्राफ्स। सम बेसिक ग्राफ्स तुम्हारे बैच में कुछ आईसीएसई के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तुम्हारे बैच में कुछ आईसीएसई के स्टूडेंट भी होंगे तुम्हारे साथ। तो आईसीएसई के बोर्ड्स में सारा कुछ पढ़ाया जाता है ऐसे भी, ठीक है ना? चलो, आईसीएसई के बोर्ड में सारा कुछ पहले पढ़ाया जाता है। तो ये ग्राफ देखते हैं, अगर मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है, y इक्वल्स टू कांस्टेंट। ग्राफ किसका? y इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसमें क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये होता है y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है? y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
पैरेलल ड्रॉ करना आसान तो नहीं है, बट चलो समझ तुम गए होगे। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है ग्राफ इसका। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसा दिखाई देता है, ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई देता है। इसमें से एक्स एक्सिस कौन सा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो लाइन है ये y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट हो सकता है। मान लो y इक्वल्स टू 4 बोल दिया, कि 4 वाले पॉइंट से कट करता हुआ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे y इक्वल्स टू -2 बोल दिया, y इक्वल्स टू -2 बोल दिया तो क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑलमोस्ट सेम होगा। y इक्वल्स टू -2 में ग्राफ ऑलमोस्ट सेम होगा, y इक्वल्स टू -2 पे भी ग्राफ सेम होगा, y इक्वल्स टू -2 पे क्या होगा, ग्राफ सेम बनेगा। बस खास बात क्या होगी, कुछ खास बात होगी इसके अंदर, खास बात क्या होगी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ आएगा, इस केस में जो ग्राफ आता है, इस केस में जो ग्राफ आता है वो आता है, ये ग्राफ आता है बिलो, ये नीचे से क्रॉस करेगा, ये बिलो एक्स एक्सिस होगा, बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। y इक्वल्स टू कांस्टेंट ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल्स टू कांस्टेंट ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ आ गई बात, y इक्वल्स टू कांस्टेंट ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन है, ये लाइन है तुम्हारे पास y इक्वल्स टू -2। जो रेड से मैंने लाइन ड्रॉ किया, वो है y इक्वल्स टू -2। y इक्वल्स टू -2 जो लाइन मैंने बताया, y इक्वल्स टू -2, ये कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है, y equals to -2 the straight line. So y equals to constant is a straight line parallel to x axis. Y equals to constant is a straight line parallel to x axis. Y equals to constant is a straight line parallel to x axis. ठीक है, clear? Y equals to constant is a straight line parallel to x axis. Y equals to constant is a straight line parallel to x axis. यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ कैसा होता है। नेक्स्ट ग्राफ है सेकेंड ग्राफ, y equals to x, सेकेंड ग्राफ है y equals to x। y equals to x का ग्राफ कैसा होता है, y equals to x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, y equals to x का ग्राफ ये ग्राफ होता है y equals to x का, ये ग्राफ होता है y equals to x। ये ग्राफ होता है y equals to x का। आ गया समझ? ये ग्राफ होता है y equals to x का। डन। अब नेक्स्ट देखते हैं y equals to -x का ग्राफ। ग्राफ ऐसा देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं y equals to -x का ग्राफ। तो ये नोट कर लो, उसके बाद हम लोग ड्रॉ करते हैं y equals to -x का ग्राफ। तो y equals to -x का ग्राफ, y equals to x प्लस कॉन्स्टेंट का ग्राफ क्या होता है, वो सब देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। अच्छा, यहीं पे एक और ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि तुम्हें कुछ समझ आए। अगर मान लो कि किसी ने ये बोल दिया कि y इक्वल टू 2x का ग्राफ, क्या बोला, y इक्वल टू 2x का ग्राफ, उसका मतलब क्या होता है, y इक्वल टू 2x का ग्राफ का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू 2x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये होता है y इक्वल टू 2x का ग्राफ, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x। खास बात क्या हुई, खास बात हुई कि इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप डबल हो गई, इसकी स्लोप डबल हो गई। सेकंड वाले लाइन की स्लोप ज्यादा है, फर्स्ट वाले लाइन की स्लोप कम है। ग्रीन वाले लाइन की स्लोप ज्यादा है, रेड वाले लाइन की स्लोप कम है। y इक्वल टू x में स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है स्लोप इक्वल टू 1। y इक्वल टू x का स्लोप होता है 1, y इक्वल टू 2x में स्लोप होता है 2। y इक्वल टू x में स्लोप होता है 1, y इक्वल टू 2x में स्लोप होता है 2। स्लोप ज्यादा मतलब कि ज्यादा, वो क्या हो गया, स्टीप हो गया। स्लोप ज्यादा मतलब वो ज्यादा स्टीप हो गया, ठीक है। y इक्वल टू 3x होगा तो और ज्यादा स्टीप हो जाएगा, y इक्वल टू 3x और ज्यादा स्टीप हो,
4x और ज़्यादा स्टीप होगा, इस तरीके से वो कम होता जाएगा, मतलब वो बढ़ता जाएगा उसका, ठीक है, उसके एंगल्स बढ़ते जाएंगे, स्टीपनेस बढ़ती जाएगी। जब स्लोप बढ़ता जाएगा तो उसकी स्टीपनेस स्लोप बढ़ने का मतलब स्टीपनेस बढ़ती जाएगी, स्लोप बढ़ने का मतलब होता है स्टीपनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है, स्लोप बढ़ने का मतलब होता है स्टीपनेस बढ़ती जाएगी। तो ये मार्क कर लिया। आओ अब नेक्स्ट ग्राफ में आते हैं। ये कर लिया, तो आप देखते हैं y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ। कौन सा ग्राफ? y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है, ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आओ और क्वेश्चंस करते हैं। अगर मान लो किसी ने बोला y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री। तो अगर ऐसा ग्राफ होगा, इसमें ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा ग्राफ बनता है 3 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट, 3 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट होता है। क्या होता है? y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस के। क्या है ये? अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स हमें पता है, यहाँ हमें पता है y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ हमें पता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ हमें पहले से पता है। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस के का ग्राफ। y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ हमें पता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस के का ग्राफ निकालना है हमने। तो क्या करना होता है? हमने इसको शिफ्ट करना होता है, हमने इसको ऊपर शिफ्ट करना होता है, हमने इसको ऊपर शिफ्ट करना होता है। आओ देखो कैसे करते हैं ये। हमने देखा था पहले इस तरीके से आया था, बट अब ये कहीं और ऊपर से क्रॉस करता हुआ जाएगा। ये अगर y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री ग्राफ है, किसका है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री ग्राफ है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री ग्राफ है। तो ये कहाँ पे कट करेगा? ये कट करेगा 3 पे। ये कहाँ पे कट करेगा? 3 यूनिट से, बिकॉज ये लिफ्ट हो गया, लिफ्ट कर दिया हमने ग्राफ को 3 यूनिट्स, लिफ्ट कर दिया हमने ग्राफ को 3 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर दिया, 3 यूनिट्स ग्राफ हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये ग्राफ यहाँ से क्रॉस कर रहा है, यहाँ से 3 था ना, इस ग्राफ को शिफ्ट करके हमने 3 से क्रॉस करा दिया। y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री हो गया। क्या हो गया? y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री हो गया, 3 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो गया ये ग्राफ। आ गया समझ? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? अगर मान लो ये लिखा हो कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का ग्राफ कैसे बनाएंगे पता है? कोई डाउट? y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का ग्राफ कैसे बनाएंगे? सभी को आता है? y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का ग्राफ, और ये कहाँ पे कट करता है? ये कट करता है y एक्सिस को कट करता है 2 यूनिट्स पे। कहाँ पे कट करता है? 2 यूनिट्स पे, बिकॉज हमने x प्लस टू जब किया तो मतलब हमने उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, हमने ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये समझ में आ गई बातें? ये समझ में आ गई बातें? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग को समझते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है, ग्राफ की मीनिंग क्या होती है।
ग्राफ की मीनिंग को समझ लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एग्जांपल लेता हूँ और देख बताता हूँ कि इसकी मीनिंग क्या होती है। मैं एक ग्राफ लेता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसकी मीनिंग समझाता हूँ। मान लो कि ये ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ जो तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू होगी u। ये वैल्यू क्या होगी? ये होगी u। इसको बोलते क्या है हम लोग? इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, सॉरी इसको मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूँ। इस इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट हमेशा क्या बताता है? ये बताता है हमें इनिशियल वैल्यू। ये हमें बताता है इनिशियल वैल्यू। वाई इंटरसेप्ट बताता है हमें इनिशियल वेलोसिटी। क्या बताएगा हमें यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी बताएगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वैल्यू बताता है। अगर वीटी ग्राफ है तो वेलोसिटी बता देगा। क्या बता देगा? ये यू के बारे में बताएगा, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बता देगा, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट बताता है हमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, वाई इंटरसेप्ट बताता है हमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में। वाई इंटरसेप्ट हमें बताता है इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, वाई इंटरसेप्ट क्या बताता है? इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बताता है। और यहाँ जो इसका एंगल आ रहा होगा, यहाँ जो इसका एंगल आ रहा होगा विद एक्स एक्सिस, यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ किया, ये जो एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल बन रहा होगा थीटा, यहाँ पे एंगल बन रहा होगा थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप, tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है? इक्वल्स टू होता है, इक्वल टू होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, मैं तुम्हें बता दूंगा थोड़ी देर में। इसको m सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको m सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको m सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पहले इतना मार्क कर लो, इतना लिख लो तुम लोग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वाई इंटरसेप्ट होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो बताता है इनिशियल वैल्यू। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो बताता है हमें इनिशियल वैल्यू, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट बताता है हमें इनिशियल वैल्यू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट बताता है हमें इनिशियल वैल्यू। यहां तक नोट कर लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो बताता है हमें इनिशियल वैल्यू। देन एक और फॉर्मूला करवा देता हूँ, उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है, लेकिन फिजिक्स में काम आता है। इसको भी लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला है जो हमारे फिजिक्स में काफी काम आता है, इसको लिख लेते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है? इसके अलावा और बहुत सारी चीजें काम आएंगी, जहाँ काम आएंगी वहीं मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके अलावा जो चीजें जो कहाँ जहाँ काम आएगी वहीं बताऊंगा। ये वाली चीजें हर जगह काम आती है, ये वाली चीजें हर जगह काम आती है, इसलिए इसको अलग से पढ़ा दे रहा हूँ मैं। जो चीजें हर जगह काम आती है उसको मैं अलग से पढ़ा दे रहा हूँ, और जो चीजें अलग अलग टॉपिक्स में काम आएंगी, जहाँ काम आएंगी वही तुम्हें बता दूंगा मैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कैसे होता है, आओ देखते हैं। मान लो एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। स्ट्रेट लाइन कैसा ड्रॉ कर लेते हैं? यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है, क्लियर है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स पता है, अगर हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स पता है, दो पॉइंट्स पता है अगर हम लोगों को, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट पता है और यहाँ पे एक पॉइंट पता है, दो पॉइंट्स पता है। दोनों पॉइंट से क्या पता होंगे हमें? कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, x1 x2
x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, यहाँ पे कहीं y2 होगा। ठीक है, x1 x2 y1 y2 ये हो गया। अब क्या होता है, अब यहाँ पे खास बात, अब यहाँ पे खास बात क्या बनेगी, अगर इनको ज्वाइन किया जाए, ये मैच नहीं कर रहा, हल्का सा शिफ्ट कर देता हूँ इसको ताकि ये मैच कर जाए। ठीक सामने यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ एक खास बात बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे एक खास बात बताता हूँ। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर एंड बेस, यहाँ पे कौन सा जो डिस्टेंस है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक बेस है। ये डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक ये डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है y2 माइनस y1, इसकी वैल्यू कितनी है y2 माइनस y1, इसकी वैल्यू है अगर ये y2 होगा तो ये y2 माइनस y1 बनेगा, y2 माइनस y1। और यहाँ नीचे जो आ रही है उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये डिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1। और ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है विद एक्स एक्सिस एंगल अगर थीटा है तो क्या बन जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये रिजल्ट याद रखना है, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये रिजल्ट याद रखना है, ये फिजिक्स में तुम्हारे काम आएगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। स्लोप का ये रिजल्ट में याद रखना है, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये रिजल्ट में स्लोप का याद रखना है, ये फिजिक्स में तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये रिजल्ट भी याद रखना। इसके साथ हमारा जो मेजर मैथमेटिकल टूल्स हमारे कंप्लीट हो गए आज। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक बचा है, वो एक लेक्चर कभी बीच में हम लोग रख लेंगे। ठीक है, कभी बीच में एक लेक्चर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का रख लेंगे, नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक, जब भी हमें मन करे एक वीक हम एक लेक्चर हम लोग बीच में रख लेंगे। और उसके अलावा नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर्ली काइनेमैटिक्स से स्टार्ट कर देंगे। काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और हम लोग थोड़ा रिवीजन मोड में, हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।